हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो रिपीटेड थीम्स है, रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीट स्टेटमेंट होती है। वो कैसे एग्जामिनर नेक्स्ट ईयर में रिपीट करके पूछ लेता है। सेम क्वेश्चन भी रिपीट होती है, स्टेटमेंट भी रिपीट होती है। तो हम इंपॉर्टेंट जो थीम्स है यूपीएससी की वो हम देख रहे हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 35+ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। इससे पहले हमने एशियंट और आर्ट एंड कल्चर के लिए, मेडिवल के लिए हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और पॉलिटी के भी किए थे। तो ये तीसरी क्लास है आज जिसमें हम मॉडर्न के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत सरकार एक्ट 1935 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, काफ़ी बार पूछी गई है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा गया था और इससे पहले ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018, 2021 और फिर 2024 में पूछा गया और इससे पहले 2011 में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो अब आप समझ रहे हैं कि 1935 जो एक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये अकेला एक्ट नहीं, जैसे सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड में जितने भी एक्ट है 1919 का, 1909 का एक्ट, वो सारे इंपॉर्टेंट एक्ट है और उनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए। मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ते हैं। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जो सही है। सेकंड स्टेटमेंट, रक्षा और विदेशी मामलों को संघीय विधायिका के नियंत्रण में रखा गया था, जो स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर ए होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको आगे दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो हमें पता चलते हैं और क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स का इतना ब्रॉड सिलेबस है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पता चल गया कि अब हम थीम देख रहे हैं। जो एक्ट है 1935 या अन्य एक्ट कुछ जो आए थे जैसे 1909 वगैरह, वो हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो यूपीएससी 2018 में पूछा था 1935 के एक्ट से ही। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसको दी गई थी। अब आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि अगर आपने एक बार 1935 का एक्ट पढ़ लिया अच्छे से, तो अब मैं जितने भी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो आप सारे अच्छे से कर सकते हो। एक बार आपने एक भी पीवाईक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया 1935 के जो एक्ट है, तो आप सारे नेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए या पहले, उनको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। इसका आंसर होगा बी। गवर्नर जनरल को जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो दी गई थी और 3 प्रकार की शक्तियाँ बांटी गई थी जो अभी हमारे स्वतंत्र भारत में है, जैसे स्टेट की शक्तियाँ, केंद्र की शक्तियाँ और अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो। ऐसे ही पहले भी 1935 के एक्ट में शक्तियाँ को अलग अलग बांटा गया था, तो इसका आंसर होगा बी। ऐसे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया। कितना सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्ट से ही पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा डी। जो 1833 का चार्टर एक्ट है उसके अंदर क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया था। अब समझ रहे हो। आपको मैं ये तीसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो एक्ट से पूछ रहा है बार बार, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये फेवरेट थीम है यूपीएससी की, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एक साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपको वो क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं होता है। चाहे आपके पास टाइम हो ना हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और पास्ट ईयर के एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद आपको समझ में भी आ जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी परी 2022 में पूछा था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया था। तो ये कहाँ से पूछ लिया, 1919 के एक्ट से। मैंने अभी आपको बताया था कि जो 1909 का है, 1919 का एक्ट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना, और इन क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे उद्देश्य आपको क्वेश्चन के आंसर दिखाना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करता है उन्हीं टॉपिक्स में से जो पीछे पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देख सकते हो, वहाँ पे क्विज वगैरह डालता रहता हूँ। तो इसका आंसर सी होगा। 1, 3 और 4 स्थानीय स्वशासन वो क्या था, आरक्षित विषय नहीं था। ऐसे ही हस्तांतरित विषय पूछ सकता है यूपीएससी नेक्स्ट ईयर में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनकर निकल कर, ये क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उससे क्या स्टेटमेंट दी गई। इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट, इसने कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की सहप्रभुता का दावा किया। तीसरी स्टेटमेंट है, भारत के राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। ये तीसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत के राजस्व पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण जो पिट्स इंडिया एक्ट था
उसमें दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए होगा। 2019 में 1833 के चार्टर से पूछा गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत संदर्भित करता है। यहाँ पे क्या पूछा है, द्वैध शासन के बारे में पूछा है। और द्वैध शासन जो कि 1919 के एक्ट में दिया गया है, जिसे हम मांटिंगे-चेम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं, 1919 का एक्ट है। और इसका आंसर होगा डी, कि प्रांतों को सौंपे गए विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित करना था। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको 1919 का अभी दिखाया था, और यहाँ पे ये 2017 में पूछा गया था। पीछे वापस लेके चलता हूँ आपको उसी क्वेश्चन पर, जो मैंने आपको, ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए यूपीएससी 2022 में पूछा। यहाँ पे आरक्षित और हस्तांतरित विषय जो कि 1919 के एक्ट में बांटे गए थे। तो अब ये 2022 का क्वेश्चन था, और ये 2017 में पूछा था। अब यहाँ पे आपको द्वैध शासन यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो आप हस्तांतरित और हस्ताक्षरित विषय थे, उनको अच्छे से पढ़ोगे तो आप 2022 वाला क्वेश्चन जो दिया गया था उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये था, इसका आंसर डी होगा, मांटिंगे-चेम्सफोर्ड, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है। अब आपको समझ आ रहा है कि हाँ, कि मैंने आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए कि कैसे आपको उसी स्टेटमेंट से दोबारा क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया, उस पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है आपकी, तो नेक्स्ट ईयर में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप उसे अटेम्प्ट कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? वही एक्ट दिए गए 1813 का चार्टर, सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति 1823, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट विवाद थे, उसमें से क्या भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? इसका आंसर डी होगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यूपीएससी 2018 में पूछा था। और यहाँ से अब नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन सकता है। 1813 के चार्टर से तो पूछ ही रहा है, लेकिन सार्वजनिक शिक्षा सामान्य समिति यहाँ से पूछ सकता है, या ओरिएंटलिस्ट या इंग्लिश विवाद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विवाद है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे आपको सोचना है आगे, क्योंकि आप आगे नेक्स्ट ईयर एग्जामिनर के साथ साथ अपना माइंड नहीं चलाओगे तो आपको क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में पूछा गया। मांटिंगे-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी हमने देखा था कि 1919 का जो एक्ट था ये रहा, उसमें संवैधानिक सुधार, इसका आंसर डी होगा, संवैधानिक सुधार। बट यहाँ पे ये मांटिंगे-चेम्सफोर्ड के बारे में आपको पता चल जाता है, तो आपने पहले क्वेश्चन देखे है, वो पूछे गए, वहाँ से आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मांटिंगे-चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम 1919, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2015 में पूछा था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। देख रहे हो आप, 1919 का जो एक्ट है वहाँ से कितने क्वेश्चन फ्रेम किए, छोटे छोटे क्वेश्चन। और आप अगर 10 मिनट देते हो 1919 के एक्ट को पढ़ने में अच्छे से, तो उसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। इतना बड़ा एक्ट नहीं है कि 5-10 पेज का, सिर्फ 1 पेज का होगा। अगर आप अच्छे से नोट्स बना के भी रखते हो तो आपको इतना याद हो जाएगा कि अगर आगे कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर बी होगा, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का अधिकार क्षेत्र परिभाषित किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का अधिकार क्षेत्र, ये देख रहे हो, मांटिंगे-चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम 1919। 4-5 क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। ये रहा, यूपीएससी 2012 में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? अब देख रहे हो 1919 से लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछ चुका है। 2011 से लेकर 2024 तक के हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इतने में 6-7 क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आगे भी पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है ये यूपीएससी एग्जामिनर की। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत, अभी हमने पढ़ा था द्वैध शासन। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी प्राधिकार का हस्तांतरण। तो अब आपको ये स्टेटमेंट देख के पता चला होगा कि हाँ, अभी पढ़ा था, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट अपने एलिमिनेट कर सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर सी होगा। यूपीएससी 2012 में पूछा था 1919 के एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री 2012 में पूछा गया था। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित योजना पर किस पर आधारित है? तो ये था 1935 का एक्ट, जो हमने पहले देखा था। 3 तरह की अलग अलग शक्तियों को बांटा गया था। मैंने आपको बताया था
की जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको मैंने जो जितने एक्ट थे 1935 1909 उनके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2012 से लेकर 11 से लेकर 2024 तक के बीच में, वो आपको मैंने सारे क्वेश्चन दिखा दिए। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इन क्वेश्चनों की, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ। आपको कोई भी बुक लेनी है या पुराने पेपर आपको खुद से सोल्व करके देखना है कि जितने भी 1935 के एक्ट दिए गए उनको अच्छे से लाइन वाइज लाइन अच्छे से पढ़ लो। 1935 का एक्ट एक बार पढ़ लिया, उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो। आप एक क्वेश्चन के एक बार पढ़ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर देख के उनको अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसे ही 1909 का एक्ट, तो ऐसे टॉपिक उठाओ उसको कवर करो, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी 2024 में पूछा था। अब हम थीम को चेंज कर रहे हैं। अब जो राजस्व संग्रह थे तो उनको पढ़ रहे हैं, जैसे रेतवारी बंदोबस्त है या जमींदारी व्यवस्था है, उनको उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देखें हम। यूपीएससी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट है, राजस्व संग्रह के रेतवारी बंदोबस्त के तहत किसानों को खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। अब आप ये रेतवारी बंदोबस्त जो शब्द दिए गए इसको याद रखना। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के तहत यदि जमींदारी निर्धारित तिथि पर या उससे पहले राज्य को अपना राजस्व चुकाने में विफल रहता था तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। पहली स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर बी होगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो जमींदारी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, एक तो ये थी और दूसरी रेतवारी जो व्यवस्था थी वो भी थी। वो आपको आगे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं एक ही टॉपिक से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी परी 2017 में पूछा गया था, जो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से जुड़ा था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो जमींदारी व्यवस्था से जुड़े थे। तो ए स्टेटमेंट, ए को गलत करते हैं स्टेटमेंट को, तो पहली और डी और बी गलत हो जाती है। इसका आंसर सी होगा, यहाँ पे रॉन्ग है, ये यहाँ पे सी आएगा, सी आंसर होगा। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो थे, वो दोनों क्या थे, रेतवाड़ी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उससे जुड़े थे। और जो कॉर्नवालिस थे वो जमींदारी व्यवस्था से जुड़े थे। मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा गया था, यहाँ से नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट थीम है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी परी 2012 में पूछा था, रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट क्या दी गई, लगान का भुगतान किसान सीधे सरकार को करते थे, सरकार ने रेतों को पट्टे दे दिए और कर लगाने से पहले भूमि का संरक्षण और मूल्यांकन किया गया था। इसका आंसर होगा सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रेतवारी प्रणाली की शुरुआत थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने की थी, ये हमने अभी पढ़ा। और भूमि बंदोबस्त प्रणाली जो प्रश्न अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ये रेतवाड़ी बंदोबस्त पर तीसरा क्वेश्चन था जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत के बाद मुकदमेबाजी में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। इसका कारण आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रावधान को माना जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, रेत के मुकाबले जमींदार की स्थिति मजबूत करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिपति बनाना और न्यायिक प्रणाली को अधिक कुशल बनाना। अब जमींदारी प्रथा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंदोबस्त एक्ट 1793 के द्वारा की थी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाए हैं जो राजस्व भूमि को लेकर थे, वो हिस्ट्री में क्वेश्चन जो कॉर्नवालिस और अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के बारे में पूछे गए, वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं सारे क्वेश्चन, एक ही टॉपिक से बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके नेक्स्ट ईयर में पूछ लिया गया। ऐसे ही आगे क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी परी 2023 में पूछा गया था। अब टॉपिक जो मैं दिखा रहा हूँ वो है हमारा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था 2023 में, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो कथन निष्कर्ष देकर पूछा है। कथन फर्स्ट क्या है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। सेकंड, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन किया गया था। इसका आंसर ए होगा। कथन एक और कथन दोनों सही है, क्योंकि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था और 1905। और कथन सेकंड, कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। अभी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ नॉर्मल, बट ऐसे ही आपको मैं सिर्फ यही दिखा रहा हूँ कि हम क्वेश्चन के जो टॉपिक का इंपॉर्टेंट थीम है वो कैसे देख रहे हैं। तो अभी स्वदेशी आंदोलन पर आगे आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये 2023 में पूछा था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया स्वदेशी आंदोलन पर यूपीएससी 2019 में।
स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने स्वदेशी कारीगरी और उद्योगों के पुनर्द्वार में योगदान दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के भाग के रूप में हुई थी। दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली और दूसरी, तो इसका आंसर सी होगा। और आप ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको जो स्पेक्ट्रम बुक पढ़ते हैं अपने हिस्ट्री की उसमें मिल जाएंगे। और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको आगे। स्वदेशी यूपीएससी 2016 में पूछा गया, स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में पहली बार कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन चला था, उसी पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 1905 पर सीधा बंगाल विभाजन पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2016 में पूछा था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी परी 2015 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी और उग्रवादी उभर कर आए? एक ही टॉपिक से है और थोड़ा थोड़ा चेंज करके नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, तो ऐसे आपको समझना है। ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको स्वदेशी आंदोलन से दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम टॉपिक देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीएससी 2021 में पूछा। और अब हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कैसे पूछता है स्टेटमेंट में, और कैसे नेक्स्ट ईयर में पूछ सकता है आपसे। स्टेटमेंट क्या दी गई है इस क्वेश्चन में? भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अपनाया गया। अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। तीसरी स्टेटमेंट है 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। और चौथी स्टेटमेंट है क्रिप्स ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के बाद पूर्ण डोमेनियन स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ का प्रस्ताव दे दिया। इसका आंसर ए है, भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अपनाया गया था। बट भारत छोड़ो आंदोलन से जो क्रिप्स प्रस्ताव था वो रिलेट है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्रिप्स के बारे में पूछ रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। 2021 में पूछा गया था, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन से यूपीएससी 2013 में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था। कब शुरू किया, किसके अगेंस्ट में शुरू किया गया था? तो ये था कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट और वेबले योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, क्रिप्स प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कैबिनेट जो क्रिप्स प्रस्ताव है उसी के अगेंस्ट में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, यूपीएससी 2013 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी परी 2011 में भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सत्य नहीं है? आपको सही पूछा है या गलत पूछा है वो आपको अच्छे से क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो ये सही स्टेटमेंट है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यह एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, यह सामान्यतः श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं करता था। इसका आंसर बी होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है क्योंकि इस समय महात्मा गांधी जी और सभी जो बड़े नेता थे वो जेल में थे। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई उसी में, तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो इसका आंसर बी होगा। ये यूपीएससी में चौथा क्वेश्चन पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिप्स प्रस्ताव भी मैंने बताया कि आपको भारत आंदोलन से ही रिलेटेड है, तो आपको क्रिप्स प्रस्ताव है उससे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2022 में। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट दी गई संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा भी नामित सदस्य होंगे, जो कि गलत स्टेटमेंट है। और कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उसे अपने भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी होगा। और क्रिप्स प्रस्ताव से आपको नेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछता है क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स प्रस्ताव दोनों को रिलेट है आपस में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी परी 2016 में पूछा गया, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। भारत को स्वतंत्रता देने से पहले 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बनाया जाना चाहिए कि राष्ट्रमंडल में शामिल हो। भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की बात की गई थी। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी परी 2014 में पूछा गया, ये है गदर आंदोलन था उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा था सीधा सा, जो यूपीएससी 2014 में पूछा था। ये रहा, इसमें सदस्य पूछ लिए यूपीएससी परी 2022 में
यहाँ पे क्या पूछ लिया, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो बरिंदर कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस, इससे कौन गदर पार्टी से जुड़े थे। तो इसका आंसर डी होगा, सिर्फ रास बिहारी। जो बरिंदर घोष और जोगेश चंद्र चटर्जी, ये दोनों ही गदर जो पार्टी थी उससे आंदोलन से नहीं जुड़े थे। इसका आंसर डी होगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए गदर पार्टी से, नेक्स्ट ईयर भी पूछ सकता है। ये 2022 में पूछ लिया और इससे पहले वाला क्वेश्चन 2014 में पूछा था। नेक्स्ट है यूपीएससी परी 2014 में पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि स्वशासन की प्राप्ति को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया और असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए निर्णय लिया गया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का अधिवेशन था, इस पर एक क्वेश्चन और पूछा गया। ये क्वेश्चन था यूपीएससी 2014 में और इसका आंसर बी होगा, पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में पूछा था, यूपीएससी 2012 में पूछा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोहार अधिवेशन 1929 इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आंसर आप देख लेना स्टेटमेंट, इसका आंसर ए होगा। सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट इसकी गलत है। ये 2012 में पूछा गया, तो आगे भी नेक्स्ट पूछा जा सकता है। जो जितने भी हिस्ट्री में व्यक्तित्व है, जो जैसे गांधी जी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कोई पार्टी से रिलेटेड था तो उनके नाम को देकर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे गांधी जी के बारे में दिया गया, गांधी इराविन समझौते के बारे में ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में, बट ये यूपीएससी ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। इसकी जो स्टेटमेंट थी वो सही नहीं थी, इसी कारण बट हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन थे वो किस थीम पर और कैसे टॉपिक रिपीट होते हैं, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। तो ये गांधी जी पर था, गांधी इराविन समझौते के बारे में 2020 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी पर कब पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा था गांधी जी पर। तो ये पूछा, गीतों के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से कौन जुड़ा है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, इसका आंसर सी होगा। और ऐसे ही गांधी जी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, अन्य जो महत्वपूर्ण नेता थे उन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अब आपको समझना है कि जो जितने भी हिस्ट्री में महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा चंपारण सत्याग्रह को एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका आंसर सी होगा, किसान आंदोलन को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना। चंपारण जो सत्याग्रह था उससे पूछा है। और भी जितने गांधी जी के सत्याग्रह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आगे पूछ सकता है, और भी दिखा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में पूछा गया, महात्मा गांधी जी द्वारा खेड़ा के किसानों की ओर से सत्याग्रह आयोजित करने का कारण क्या था। सूखे के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व संग्रहण स्थगित नहीं किया, प्रशासन ने गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का प्रस्ताव रखा था। इसका आंसर ए होगा। अब देख रहे हो तीसरा क्वेश्चन है गांधी जी पर जो पूछा गया, ये यूपीएससी 2011 में पूछा था। इनके जो इंपॉर्टेंट जितने भी सत्याग्रह है जिनमें इन्होंने भाग लिया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे, वहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन से लेकर 7-8 क्वेश्चन तक पूछ लेता है, तो आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ना है इन टॉपिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी पर ही, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था, वो क्यों किया था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में पूछा था। जो रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी 1932 में, उस पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। और भी पूछ सकता है क्योंकि इससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो भी साथ में जुड़े थे इस पर, तो उनसे भी ये क्वेश्चन रिलेट करके पूछ सकता है नेक्स्ट ईयर में। ये 5वां क्वेश्चन था यूपीएससी 2012 में पूछा गया महात्मा गांधी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी परी 2012 में पूछा गया, ये क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दादा भाई नौरोजी पर पूछा गया क्वेश्चन था। और अभी मैंने आपको बताया जितने भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। आपको एक क्वेश्चन या तो परी में देखने को मिलेगा या मेंस में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया सबसे प्रभावी योगदान क्या था। अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया, हाँ ठीक है। भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों को आत्मविश्वास बहाल किया। सबसे पहले सभी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। अब आप ये जो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि सबसे पहले सभी बुराइयों पर, सामाजिक बुराइयों, सभी में तो सभी आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट आप थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग लगाते हो तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि जितनी बुराइयाँ उन पर कोई काम नहीं कर सकता एक साथ, तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। और तीसरी स्टेटमेंट गलत है तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा क्वेश्चन, और इसका आंसर ए होगा। यूपीएससी परी 2012 में पूछा था। और दादा भाई नौरोजी पर अन्य भी क्वेश्चन पूछे गए जो हम आगे देखने वाले। ये रहा क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, सी दत्त।
इसका आंसर डी होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था उपनिषद दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो पहला तो करेक्ट है ही। तो यहाँ पे सी को एलिमिनेट करके और अन्य को आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, चाहे एक बार रिपीट हो चाहे 2 बार रिपीट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में बन सकते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित की गई थी? भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन और स्वतंत्र लेबर पार्टी। इसका आंसर बी होगा। भारतीय किसान श्रमिक पार्टी वो अलग थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इससे कोई रिलेट नहीं थे। अब ये आप देख रहे हो कि गांधी जी पर क्वेश्चन पूछ रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी पर क्वेश्चन पूछ रखा है। ऐसे काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो हिस्ट्री में, उन पर हर पर क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2012 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा था। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था पिछले पेपर में। ये भारतीय जनसंघ यहाँ पे दल दे दिया और इसके नेता के बारे में पूछा गया। तो ये ऐसे पार्टी है जो जितनी भी और इनके नेता थे उनके बारे में भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे यूपीएससी 2019 में पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। व्यक्ति और घृत पद, जो पार्टी पर घृत पद थे उनके बारे में पूछ लिया। सर तेज बहादुर सप्रू, के.सी. न्योगी और पी.सी. जोशी। इसका आंसर डी होगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के 35 प्लस क्वेश्चन जो हमने हिस्ट्री के देखे।